हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश भैया और आप सबका स्वागत है रैंक प्लस पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, और एक ऐसा टॉपिक रहेगा लाइक आपने बस क्वेश्चन पढ़ा नहीं और तुरंत उसका आंसर आप टिक कर जाओगे। हम बात करने वाले अष्टक नियम और इसकी सीमाओं के बारे में। देखो ध्यान में, ये नियम अपने में काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर नियम की बात करेंगे कहाँ पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते हो 11th क्लास का चैप्टर है रसायन आबंधन एवं आणविक संरचना, वहां पर इस नियम के बारे में पढ़ा जाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप कहीं ना कहीं समझते हो कि किस प्रकार से कोई परमाणु या अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ते हैं, बंध बनाते हैं, और क्या कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए बंध बनाते समय। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे हमारे अष्टक नियम की, तो देखो अष्टक नियम बेसिकली बोलता है कि देखो नाम क्यों, अष्टक का मतलब क्या होता है 8। अगर हम बात करेंगे, देखो थोड़ा सा शब्दों पर भी फोकस करना चाहिए। अगर हम बात करेंगे अष्टक, तो अष्टक का मतलब क्या होता है बेसिकली 8। और यहाँ पे 8 से मेरा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का होना। क्योंकि देखो अगर हम बात करें, जब बंध बनाया जाता है तो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसको वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि आपके पास कोई भी जो दो परमाणु हैं, अगर वो आपस में जुड़ने वाले हैं तो वो इस प्रकार से जुड़ते हैं कि उनके पास जब वो इलेक्ट्रॉन की साझा करें या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करें, जो भी करें, उस स्थिति में उस परमाणु के पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसा रहता है तो वो आपका परमाणु अपने आप में स्थायी रहता है, और ऐसा अगर हर एक परमाणु के साथ है तो वो पूरा अणु भी स्थायी हो जाएगा। यानी ये नियम हमारा क्या बोलता है, चलो मैं एक बार आपको लिख के बताता हूँ और इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नियम ये कहता है कि बंध बनाते समय, नियम क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल सा नियम है कि बंध बनाते समय परमाणु के बाहरी कोश में, परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह स्थायी हो जाता है। यानी कि अगर जब परमाणु बंध बना रहा होगा उस टाइम पर अगर उसके बाद ओवरऑल जैसे बंध बन जाए, और इस तरीके से कि आपके पास उस परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्थायी हो जाएगा, और इसी को आप अष्टक नियम कहते हो। ठीक है, ये सब क्या बोलते हो, अष्टक नियम कहते हो। तो बेसिक स्टेटमेंट तुम्हारा यही निकल के आता है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, अच्छा वैसे 8 इलेक्ट्रॉन पे स्थायी क्यों हो रहा है, इसकी तुलना आप कर सकते हो अक्रिय गैसों के विन्यास से। क्योंकि जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह स्थायी होते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान दी जाए तो यहाँ पर ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ रहा है, अक्रिय गैसों के विन्यास के समान। अक्रिय गैस विन्यास के समान 8 इलेक्ट्रॉन का होना। तो यहां से आप एक कॉन्सेप्ट का आइडिया लेके चल सकते हो कि भाई ये बात कहां से उठाई गई है, ये बात यहां से उठाई गई है कि अक्रिय गैसें को जैसे पता है कि उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते, अपने आप में स्थायी रहती हैं। सेम उसी प्रकार से अगर परमाणु के पास एग्जैक्टली मान लो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम होंगे, मैक्सिमम तो 8 ही हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं बंध बनाते हैं। बंध बनाने से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। पर मेन मकसद ये रहता है कि भाई इस सब के दौरान क्या होना चाहिए, ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में हो जाए, इस प्रकार से उनको आदान प्रदान या साझा करना होता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, तो जैसे कि देखो हमने बोला था, और यहाँ पर तो छोटा सा एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि बंध बनाना, बंध, तो बंध अगर बात करेंगे तो वो किस प्रकार से बनते हैं, मुख्य तौर पर दो तरीके से हम बनाते हैं। अगर मैं छोटा सा आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो एक तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, इस तरीके से बंध बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरा इलेक्ट्रॉन का साझा करके। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का साझा मतलब कि बराबर की शेयरिंग हो रही है, कि दोनों बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन का शेयर करें, कि चलो ये तेरे भी हो गए मेरे भी हो गए, बराबर की हमने मांडवली कर लिया हो तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है, देखो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर धनावेश आएगा, और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर ऋणावेश आएगा। तो आयनों के मध्य बंध बनता है, यानी ये जो बंध है किसके बनता है, आयनों के मध्य, आयनों के मध्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से धनायन या ऋणायन बनता है, और आयनों के मध्य जो बंध बनता है उसका बोलते हो आयनिक बंध। ठीक है, तो वहां पर आपका आयनिक बंध होता है। ठीक है, और साझे से, साझे में ध्यान रखना नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन का बराबर साझा किया जाता है। जब बात करें इलेक्ट्रॉन का साझा तो नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन का या दो इलेक्ट्रॉन का या तीन इलेक्ट्रॉन का जो है साझा दोनों परमाणु बराबर रूप से करते हैं। तो ऐसे में जो बंध बनता है वो होता है सह संयोजक बंध। इसमें जो बंध बनता है वो आपका होता है आपका सह संयोजक
बंध आपका ये कहलाता है। ठीक है, दो प्रकार के हमारे मेन बंध रहते हैं, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन रहती है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन का चाहे साझा करो चाहे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करो, चाहे धनायन बने ऋणायन बने, पॉइंट वही रह जाता है कि भाई इसके बाहरी कोश में एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए तभी वो स्थानांतरण या फिर आपका साझा सही माना जाता है। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो, अष्टक नियम जो है वो कह देते हो। ठीक है, अब देखो समझो, अब पॉइंट क्या है, जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं फिर इसकी सीमाओं पे बात करेंगे कि कहीं ना कहीं ये फेल भी होता है। और मैं एक बार बता दूं आपको, आपके एग्जाम के अंदर इसका जहां पर एक वर्क कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री में अपवाद से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जहां पर नियम वर्क नहीं कर पाता, तो वहां से आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिसकी भी हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखना, जैसे कि देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं ऐसा बोलता हूं आपको, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हमारे पास CF4 का, हम ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं ना। कार्बन की बात करेंगे, कार्बन की, या चलो CF4 भी चलो छोड़ो, मैं तो बोला CO2 लेके चलते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, CO2 लेके चलते हैं। राइट, कार्बन के बारे में हम जानते हैं इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, है ना। और ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिया हमने। ठीक है, व्यवस्थाओं के अनुसार लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर कार्बन के पास, क्योंकि बाहरी कोश में हमारे पास एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसको कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत और है। अब ऐसे में ना इलेक्ट्रॉन का दान करना इतना ईजी नहीं है, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाना यहाँ पे आसान नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये साझा करेगा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन, अगर देखो इस ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, इस ऑक्सीजन को 2 की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी अगर आपको ऐसा साझा करवाना है ना, तो जो बीच वाला है, जो अकेला है, उसको बाद में देखना, पहले साइड वाले परमाणुओं का साझा पूरा करवाओ हमेशा। तो आपको पता है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से कार्बन से ले लिए, और ये ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। तो ऐसा जब होगा तो दोनों ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। अब साझे का मतलब क्या है, जिसने जितने दिए, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बदले में भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, बराबर की बात होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करेगा, कार्बन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा अपनी तरफ से लेगा इधर से, और सेम इस ऑक्सीजन से भी 2 ले लेगा। तो ऐसे में देखो कार्बन के पास टोटल हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से देखो इन दोनों ऑक्सीजन के भी मेरे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 8 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या बोला जाएगा, इन सभी का अष्टक पूरा हो जाता है, तो इसको बोलेंगे कि अब ये अणु क्या हमारा स्थायी है। तो यही आपका अष्टक नियम बताता है कि ये CO2 स्थायी क्यों है, और इसी प्रकार से आप औरों के लिए भी देखते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक छोटा सा नोट मैं आपको जरूर लिखवाना चाहूंगा जो कि आपको काफी हेल्प करेगा चीजों को क्लियर करने के लिए। देखो नॉर्मली जो हमारे जो परमाणु है उनके लिए आप अष्टक लेके चलते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के, तो वहां पे अष्टक लेके नहीं चला जाता, वहां पर आप लेके चलते हो द्विक। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में अगर बात करेंगे, तो देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास आ नहीं सकते, पर ये इसका जो निकटवर्ती जो आपकी गैस है, जो हीलियम है, उसके समान बाहरी कोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है। ठीक है, इसको आप बोलते हो द्विक। द्विक का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का होना। ठीक है, तो अन्य परमाणु के लिए अष्टक, लेकिन हाइड्रोजन के लिए द्विक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो इसका एग्जांपल भी चलो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हम बात करते हैं CH4 का, तो CH4 में हमारे पास 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मेरे पास इस प्रकार से आते हैं, हर एक हाइड्रोजन पे 1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वही ना भाई, हाइड्रोजन तो 8 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, साझा भी नहीं कर सकता, त्याग भी नहीं सकता, तो क्या करेगा, ये 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, जिससे कि क्या होगा, वो स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसका विन्यास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि हीलियम के समान हो जाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये किसके समान दिखाएगा, आपका हीलियम का, और हीलियम अक्रिय गैस है जो कि स्थायी भी होती है। तो हाइड्रोजन के लिए हम हीलियम से कंपेयर करके चलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, मैंने क्या बोला, देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन ज्यादा संख्या में, तो जो ज्यादा संख्या में पहले उनका अष्टक या द्विक पूरा करवाना। तो 1 1 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ पे कर लेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, तो हाइड्रोजन का क्या कहा जाएगा, द्विक पूरा हो जाएगा। और कार्बन ने हर एक हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो बराबरी में हर एक हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऐसे। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का द्विक पूरा हुआ है, लेकिन कार्बन के पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 के पास से 4 का इसने अलग अलग परमाणु से साझा कर लिया, तो इसके हिसाब से क्या होगा, कार्बन का आपका 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका हो जाएगा अष्टक। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए अगर बात करेंगे, तो इस हर एक हाइड्रोजन के पास आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका द्विक कंप्लीट हो जाता है, जिस कारण से ये अणु आपका स्थायी रह जाता है। तो इस प्रकार से अष्टक नियम काफी हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन से अणु बन सकते हैं, कौन सा नहीं बन सकते, तो ये एक से काफी अच्छा आइडिया मिल जाता है। अब पॉइंट ये कि भाई हमारे पास तब भी इस नियम में कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसे अणु हैं, यौगिक हमें ज्ञात हैं जहां पर अष्टक नियम की पालना नहीं होती है, लेकिन वह स्थायी होते हैं। कौन कौन से, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपका अपूर्ण अष्टक।
अपूर्ण अष्टक, या फिर जिसको आप अष्टक न्यून यौगिक कहते हो, अष्टक न्यून। ठीक है, अष्टक न्यून, इसका मतलब क्या होगा? अष्टक का मतलब क्या? 8 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट होगा तो अष्टक हो गया। अपूर्ण अष्टक यानी अष्टक पूरा नहीं हो पाया, या अष्टक न्यून कि अष्टक से 8 से कम इलेक्ट्रॉन का होना, तो अभी ऐसे अणु सही रहते हैं। जैसे कि देखो इसको एग्जांपल से समझो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली हो जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम, मतलब आपके जो परमाणु होगा ना उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु होंगे। ठीक है, जैसे कि देखो कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लेके चलने वाले हैं, आपका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं ले चल रहा हूँ आपका, जैसे BF3 का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे देखो बोरॉन है और इसके पास 3 फ्लोरीन है। हम जानते हैं फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना अगर आपको कभी भी ऐसे बनाना हो ना संरचना, तो आप हमेशा ये करना कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है, जिसको आप लुईस बिंदु संरचना कहते हो ना, तो वो उससे आप अष्टक नियम को और अच्छे से कर सकते हो। और बोरॉन के बाहरी कोश में एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मैंने क्या बोला था? मैंने ये कहा था कि आप हमेशा पहले जो साइड वाले जो परमाणु हैं, जो ज्यादा संख्या है, पहले उनका अष्टक पूरा करा के देखो। तो देखो भाई फ्लोरीन का करवा सकते हैं, फ्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, तो ये क्या करेगा? यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का इसने यहाँ साझा कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन का ये वाले फ्लोरीन ने साझा कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन का इस फ्लोरीन ने साझा कर लिया। अब देखो बात तो वही है ना भाई कि अगर ये साझा हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था? जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जा रहा है, पर फ्लोरीन जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उतना ही वो देगा, ज्यादा नहीं देगा। तो हर एक फ्लोरीन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक ग्रहण किया, तो हर कोई फ्लोरीन अब 1-1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को भी देगा बराबरी में, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास आ गए। ठीक है, अब देखो बोरॉन के पास ऐसे में ओवरऑल देखोगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए, तो कायदे से अष्टक नियम तो बना ही नहीं, तो ये अणु जो आपका स्थायी नहीं होना चाहिए था। परंतु हम क्या बोलते हैं? BF3 क्या होता है आपका? ये आपका स्थायी आपका रह जाता है। ये क्या है आपका? स्थायी। ठीक है, अब ये स्थायी क्यों है? अष्टक नियम के अनुसार ऐसे अणु स्थायी नहीं होने चाहिए थे। अणु वही स्थायी होगा जिसका अष्टक यानी एक्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन या द्विक के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, पर ये स्थायी नहीं होना चाहिए, पर ये स्थायी है। तो इसकी जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो व्याख्या है, वो अष्टक नियम नहीं कर सकता, तो इसलिए अष्टक नियम इस पॉइंट में फेल हो जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल बनता है और ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अच्छा इस प्रकार से तो अपूर्ण अष्टक हो गया ना, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तो बने ही नहीं, सही बात। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा मेरे पास होता है आपका अष्टक प्रसार। अष्टक प्रसार, अब देखो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? बिल्कुल नाम के प्रसार का मतलब क्या है? फैलना, यानी 8 से ज्यादा फैल जाए, मतलब कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का होना, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मतलब हमारे पास जो परमाणु होगा ना उसके पास 8 नहीं बल्कि 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अष्टक नियम के अनुसार वो भी स्थायी नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो स्थायी होता है। जैसे कि एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं आपसे पास, हम लेके चलना चलो PCl5 लेके चलते हैं, चलो PCl5 है ना। तो देखो फास्फोरस की बात करेंगे तो उसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। क्लोरीन की बात करेंगे, हर क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cl इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, Cl 1 2 3 4 5 6 7, Cl 1 2 3 4 5 6 7, और आपके पास, और यहाँ पर भी हम 1 क्लोरीन और ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो हमारे पास मैंने 5 क्लोरीन बना दिया। ओके, अब क्या करेंगे? देखो वही वाली बात है, मैंने क्या अष्टक पूरा करवाना है, तो अष्टक पूरा कैसे कराओगे? पहले जो साइड वाले परमाणु है, ठीक है, जो एक इकलौता है ना उसको नहीं करवाना। ठीक है, हालांकि एक आइडिया देता हूँ, वैसे जो एक इकलौता परमाणु को दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, वो हमेशा अन्य जो भी परमाणु उसके बीच में आता है, सेंटर में आता है, इसलिए इसको केंद्रीय परमाणु भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम केंद्रीय परमाणु को बाद में लेके चलते हैं, पहले जो साइड परमाणु है, जो अन्य परमाणु, पहले उनका अष्टक पूरा कराना है, वो ज्यादा संख्या में भी है। तो यहाँ पर इसका हो गया 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करवा लो, तो हर एक क्लोरीन फास्फोरस से 1-1 इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार से साझा कर लेगा। ठीक है, तो देखो हर एक क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो गया। अब क्लोरीन ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन लिया? हर एक ने 1-1 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस क्या बोलेगा? भाई साझा कर रहे हो, बराबर में देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हर एक क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन और उसका ग्रहण कर लेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने हो जाएंगे? देखो फास्फोरस के पास पहले से 5 थे, 5 और क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कितने हो गए? 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अष्टक से ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? अष्टक से ज्यादा, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का हो जाना। ठीक है, तो ये आप कायदे से अष्टक नियम की पालना नहीं कर रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है अष्टक नियम, 8 से ज्यादा कम का मतलब नहीं होता, तो ये कायदे से स्थायी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये स्थायी है, तो यहाँ पर ये फेल होना चाहिए था, लेकिन ये
एक्चुअल में वर्क कर रहा है, तो अष्टक नियम यहाँ पे इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो कुछ एग्जांपल्स और भी जो काफी फेमस है, जैसे ये एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार से आप SF6 में ट्राई कर सकते हो, उसमें भी सेम चीज है, या फिर आप बोल सकते हो ICL7 पर ट्राई कर लो। ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर भी सेम अष्टक नियम की पालना नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो थर्ड कौन सा आता है कमी इसकी, थर्ड हमारे पास आता है अक्रिय गैसों के यौगिक। ठीक है, मतलब क्या है, देखो हम जानते हैं नॉर्मली हमने क्या बोला था, अष्टक का मतलब स्थायी होना है। ठीक है, इस नियम के अनुसार तो अक्रिय गैसों के पास तो पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कायदे से उनको तो कोई रिएक्शन करनी नहीं चाहिए, उनको कोई बंद भी नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रकृति में अगर देखा जाए या आज के टाइम पे अगर हम वैज्ञानिक तरीके से लैब में देखा जाए तो हम अक्रिय गैसों के यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, और वो अक्रिय गैसों के यौगिक स्थायी भी रह जाते हैं। तो सवाल ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो यहाँ पर ये फेल हो जाता है। जैसे कि देखो इसमें सबसे ज्यादा जो बनाता है ना, वो बनाता है आपके जीनोन के यौगिक। ठीक है, जीनोन के यौगिक प्रकृति में काफी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको लैब में बना सकते हो, और ये स्थायी है। जीनोन अक्रिय गैस है, कायदे से नहीं बनाना चाहिए लेकिन ये बना लेता है। कैसे, देखो जैसे कि हम बात करेंगे XgO3, XgO4 या फिर XCF2। ठीक है, इसके काफी सारे हो गए, XgF4 हो गया, XgF6 हो गया, या फिर XcOF2 हो गया, या फिर हम बात करेंगे XcO2F2 हो गया, है ना। तो इसमें काफी सारे यौगिक ऐसा में देखा जाए, है ना। तो ये सभी प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब और इसको बना भी सकते हैं। तो कायदे से भाई जीनोन तो बनाना ही नहीं चाहिए, इनका मतलब ही नहीं होना चाहिए था अष्टक नियम के अनुसार, लेकिन ये है तो अगेन अष्टक नियम फेल हो जाता है। ठीक है, और एक हमारे पास एक पॉइंट और भी आता है, लास्ट पॉइंट जहां पर ये फेल होता है वो है आपका विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति। विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति के लिए अब इसका मतलब क्या, चलो ये भी समझ लो अच्छे तरीके से, ये तो हमारा सबसे शानदार पार्ट है। ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन प्रजाति, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब देखो हम नॉर्मली जानते हैं अष्टक यानी 8 एक सम संख्या होती है, अगर मैथ्स की बात करें। विषम का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 1 3 5 7 ये संख्या विषम संख्या होती है। अब कायदे से अगर किसी परमाणु के पास किसी भी कंडीशन पे अगर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रह गए तो वो कभी अष्टक तो नहीं कर सकता, क्योंकि अष्टक में भी 8 एक सम संख्या है। कोई उसके पास सम संख्या रह जाती तो हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाए, लेकिन विषम में तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे कि देखो इसका एग्जाम्पल मैं लेकर चलता हूँ, इसका एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं अपने NO का। NO में देखो पता क्या होता है, NO में होता है कि N, अब देखो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में, तो 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेगा, चलो हम इनका अष्टक पूरा कराते हैं, पहले ऑक्सीजन को करवाएंगे। तो ऑक्सीजन को तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन भी देखो ऑब्वियसली बात है, अब जितने ऑक्सीजन लेंगे नाइट्रोजन भी उतना लेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी तरफ से तो अष्टक पूरा हो गया, पर नाइट्रोजन की तरफ से काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 7 विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन का रह जाना। अब किसी भी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं मतलब फिक्स हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि एक विषम संख्या हो जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाता है कहीं ना कहीं जो कि अष्टक को करने मतलब हो ही नहीं सकता जिससे अष्टक पूरा, तो यहाँ पर क्या है, इसका अपवाद बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, और इसी में अगर देखा तो अब ये स्थायी नहीं होना चाहिए, पर स्थायी है। इसी प्रकार से NO2 में भी देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके अपवाद में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे मैंने यौगिक बताए हैं, ये सारे आपकी सीमा है अष्टक नियम की, जहाँ पर ये पालना नहीं होती है। मतलब कि अष्टक का मतलब स्थायी, पर यहाँ पर ये स्थायी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारे अणु स्थायी रहते हैं, सारे के सारे यौगिक स्थायी रह जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक कमी रह जाती है, और इन कमियों में से अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कमी कौन सी है, और फिर भी कमियों के आधार पर पूछ सकते हैं कि भाई अष्टक प्रसार कौन कौन से यौगिकों में देखने को मिलता है, या कहाँ पर अष्टक न्यून यौगिक कौन से हैं, ऐसे करके आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ओके, और वही वाली बात है, देखो ये आप चीज अगर आप सोचो कि फॉर्मेलिटी वाली में इतना अच्छे से कर पाओगे, नहीं,
फॉर्मेलिटी वाली स्टडी में ऐसा नहीं होता है, इसके लिए आपको एक्चुअल में क्वालिटी स्टडी चाहिए। ओके, फिर इसके अंदर आप धीरे धीरे करके जब चैप्टर में आगे बढ़ते हो रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के अंदर, तो फिर आपको इनकी संरचनाएं भी देखनी पड़ती हैं। संरचनाओं के आधार पर भी काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और इसके लिए चैप्टर अच्छे से आना बहुत जरूरी है। अब आपको बता रहा हूँ, चाहे आप जेई के बच्चे हो चाहे आप नीट के बच्चे हो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। इवन जेई एडवांस की भी अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है इंडिया सेकंड टफेस्ट एग्जाम, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं एक से बढ़कर एक। तो भाई ये चैप्टर ऐसा है मतलब जो आप छोड़ ही नहीं सकते। आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, जेई नीट मेन या एडवांस सब में ये आता है, ठीक है। और इसके लिए मैं बताऊंगा भाई, देखो एक सिंपल सी बात है, एक फॉर्मेलिटी वाली स्टडी से आप उतने मकाम तक नहीं पहुंच पाओगे जितना भी क्वालिटी वाली स्टडी से पहुंच सकते हो। और टाइम हमारे पास लिमिटेड ही रहता है, सबको उतना ही टाइम मिलता है। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो अच्छे तरीके से स्टडी कर रहा है, वो तो कर लेगा, लेकिन अगर आप ये अच्छी वाली स्टडी नहीं कर रहे, इफेक्टिव स्टडी नहीं कर रहे, क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे, तो आप नहीं कर पाओगे। और मैं आपको बताता हूँ, रैंक प्लस पे फिर आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी वाली स्टडी करना चाहते हो, आपको चीजें चाहिए अच्छे तरीके से, चीजें चाहिए कि हाँ भाई अच्छे तरीके से पढ़ाई हो, डाउट्स क्लियर हो, तो इसके लिए रैंक प्लस आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। आप इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में भी, और हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज अवेलेबल है। ओके, और यहाँ पर क्या क्या रहता है क्लासेस में, देखो आपको गेमिफाइड क्विज पूरी मिल जाती है। ओके, इसके अलावा स्मॉल बैच साइड, ताकि आप अच्छे तरीके से हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जा सके। आपके 3D AR और VR की क्लासेस रह जाती है, जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुअल कर सकते हो। इसके अलावा DSA आपको मिलता है, डेली सेल्फ एनालाइजर, जिससे आप डेली लेक्चर का डेली प्रैक्टिस करो। क्योंकि भाई ना कि अगर आप आज के लेक्चर की प्रैक्टिस के लिए बाद का वेट करोगे तो उसका मतलब नहीं है। डेली के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और साथ में आपको मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, जो कि आपको घर पर आपको ऑफलाइन मटेरियल भी आपके घर पर दिया जाएगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस रहेंगी सारी की सारी, साल भर आपकी पूरी मेंटरशिप रहने वाली होगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। यानी जेई का या नीट का जिसके भी बच्चे रहेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, जेई एडवांस तक भी, तब तक रैंक प्लस का कोर्स आपके पास अवेलेबल रहने वाला होगा। तो कोई भी क्वेरी के लिए तो आप सिंपल सी बात है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9116300300 और QR कोड को स्कैन भी कर सकते हो। और प्राइस की बात करें, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आराम से आप देख सकते हो 5999 में आपके कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप आराम से जाकर के अनरोल कर लो और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको वेस्ट करोगे अभी, तो आगे जाके भाई ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता ही देता है। तो भाई स्मार्ट डिसीजन लेना और जल्दी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। कोई भी डाउट लगता है, आप नंबर पर कॉल कर सकते हो 9116300300 पे, और कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो बच्चों, मेरी तरफ से आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। और आपको और कौन से टॉपिक से वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा, और इसी प्रकार से मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।